नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपनी कमाई के निवाले भाग 2। अब तो वह बराबर नोटिस कर रही थी कि घर में सासू माँ की ही तूती बोलती थी। उसके समकक्ष ही जेठानी भी अपनी सत्ता जमाने के लिए डटी थी। दोनों में आए दिन मुँह ज़बानी सत्ता संघर्ष होता रहता था, जिसमें किसी दिन सासू माँ भारी पड़ती तो किसी दिन जेठानी। पुरुष वर्ग खामोश निरीह मालूम होता था। यह वर्ग सासू माँ की नौकरी करने को स्वयं पर एहसान मानकर उसके बोझ से अत्यंत दबा हुआ दयनीय स्थिति में था। यानी यहाँ स्त्री शक्ति पूरी तरह हावी थी। फिर भला दोनों पक्षों के मध्य संतुलन स्थापित होता भी कैसे? यूं तो सासू माँ और जेठानी जी में आए दिन टकराव होता। कभी यहाँ से मिसाइल छूटती, कभी उधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता। दोनों ओर से एक दूसरे पर दनादन विस्फोट किए जाते, लेकिन उसके घर आते ही दोनों आश्चर्यजनक रूप से यूनाइटेड नेशंस की तरह एक हो जाती और दोनों की तोपों का एकमात्र टारगेट वह बन जाती। कहते हैं ना कि जो दबता है दबाया भी उसी को जाता है, और उसके दबने जाने को सीमाएं पार हो चुकी थी। पर दूसरी ओर से दबाते जाने की प्रक्रिया भी और जोर पकड़ने वाली थी। जब वह डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती तो जेठानी इस बात के लिए उकसाती कि वह बच्चे का लिंग पता करे, लड़का है या लड़की। घर में भतीजी के रूप में एक कन्या पहले से है, इस बार घर में लड़का आना चाहिए। इन बातों से वह डर जाती। न जाने कितनी घटनाएं और कहानियां उसने पढ़ी थीं, जहाँ लड़की पैदा होने पर ससुराल वाले बहू का जीना हराम कर देते हैं। बस स्वस्थ शिशु की कामना करती। लंबे इंतजार के बाद वह दिन भी आ गया जब वह हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट हुई। जटिल ऑपरेशन प्रक्रिया के बाद उसने बेटी को जन्म दिया, एकदम गुलाबी नर्म रुई जैसी। बच्ची को देख वह अपने सारे कष्ट भूलकर आरव को उसकी डिलीवरी के दूसरे दिन ही टूर पर जाना पड़ा। 2 दिन बाद वह घर आ गई। टाँकों में बहुत दर्द होता, बच्चे को संभालने की ताकत भी नहीं थी, पर घर में मायूसी थी। सबको लड़का होने की आस बंधी थी और आ गई लड़की। सासू माँ ने जापे के लड्डू और हरीरा बनाने से यह कहकर मना कर दिया कि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, ऐसे में घी नहीं खाना चाहिए। उसे सुबह एक गिलास दूध और अंडा मिलता और दोपहर में सिर्फ एक रोटी और बिना नमक की, बिना छुकी दाल। रात में एक कटोरी दूध दलिया। उसे भयंकर भूख लगती, लेकिन किससे कहे, कैसे कहे? अभी ज्यादा खाना है, टाँकों में दिक्कत होगी। रागनी मन मार कर रह जाती। बच्चे के लिए दूध भी नहीं हो रहा था, लिहाजा गाय का दूध लगवाना पड़ा। सासू माँ आते जाते उसे खर्चे गिना जाती। ऑपरेशन के बाद से जेठानी पर काम का सारा भार बढ़ गया, जिससे उसकी झुंझुनाहट बढ़ती जा रही थी। अब अजवाइन का पानी बनाना, कुछ देर बच्चे को देखना जैसे काम और आ पड़े थे। सूतक की वजह से उसका रसोई में प्रवेश वर्जित था। उसे कमरे में ही रहने को कहा गया था, लिहाजा वह चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकती थी। वैसे भी वह पोस्ट डिलीवरी सिंड्रोम से ग्रस्त हुई थी। इसके लिए बीमारी में महिला काफी तनावग्रस्त और दुखी रहती हैं, बच्चे की फिक्र ज्यादा करती हैं, पर घर वालों को तो उसकी उदासी या परेशानी से सरोकार था ही नहीं। उन्हें यह सब आरव को घर बुलाने के लिए उसकी नौटंकी लगती। उसके प्रसव बाद की कोई तैयारी सासू माँ ने नहीं की। क्यों नहीं की पता नहीं, ऐसे में उसे बहुत दिक्कत होती। नए कपड़े यह कहकर खरीदने मना कर दिया गया कि शिशु को पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, पर पुराने कपड़े उपलब्ध ही नहीं थे। जेठानी ने अपनी बेटी के सारे कपड़े अपनी भाभी को दे दिए थे। उसने बड़े मन से एक स्वेटर और टोपी मोजा बुना था, एक सेट सासू माँ ने बुन दिया था, इसके अतिरिक्त कुछ था नहीं। अब इतनी सर्दी में वह बच्चे को क्या पहनाए, कैसे रखे? घर आए उसे 6 दिन हुए थे कि उसकी माँ उससे मिलने आ गई। अपने साथ नेंग दस्तूर का ढेरों सामान और उपहार लेकर उसे बहुत खुशी हुई कि माँ अपनी नातिन के लिए ढेरों नेपकिन, कपड़े, गरम सूट सब लाई थी। जब बच्चे के कपड़ों को लेकर उसकी चिंता दूर हुई, लेकिन उसकी खुशी पर जब पानी फिर गया, जब सासू माँ ने अत्यंत रुसाई से उसकी माँ का स्वागत करने की बजाय यह कह दिया कि ऐसे कौन बेटी के घर मुंह उठाकर चला आता है, कुछ तो सोचना चाहिए। जापे वाला घर है। माँ उसके कमरे में बैठी सफाई दे रही थी। तुम्हारी डिलीवरी हो भी गई, मुझे बताया ही नहीं किसी ने। परसों जब मैंने फोन किया तुम्हारी सास को हाल चाल लेने के लिए, तब पता चला कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। बेटा बताओ, मैं भी माँ हूँ, मेरी बच्ची ऑपरेशन से गुजर कर आई है। क्या मेरा दिल नहीं करेगा उसको देखने का, उसके बच्चे को देखने का? शादी है,
बेच तो नहीं दिया, सारे हक खत्म हो गए। तुम्हारी माँ के बस मिलने आई थी, आज शाम की ट्रेन से ही वापस चली जाऊंगी। वह क्या कहती, उसका दिल चाह कर रहा था कि माँ रुक जाए, पर कैसे रोकती। माँ चली गई, पर उसकी सास को उनका यूं आना बिल्कुल नहीं भाया। उसे यह लगातार महसूस होने लगा था कि घर वाले उसे लेकर कुछ बातें बनाने लगे हैं। वे लोग उससे सीधे मुंह बात करना तक न करते, कुछ पूछती तो बेहद तक चुभता हुआ जवाब मिलता। वे सर्दियों के दिन थे, भतीजी को बहुत तेज सर्दी खांसी के साथ फ्लू का संक्रमण हुआ था। अक्सर उसके कमरे में आकर बच्चे से खेलती, चूंकि बच्ची ऑपरेशन से हुई थी इसलिए उसे इस बात की बहुत फिक्र रहती कि इसे कोई और संक्रमण न पकड़ ले। भतीजी ने बच्चे को खिलाते हुए उसके मुंह पर छींक दिया था। वह बुरी तरह घबरा गई और बच्चे को झट अपनी गोद में ले लिया। यह देखते ही सासू माँ ने चिढ़कर कहा, यह क्या हरकत है, उसकी गोद से बच्ची क्यों ली? मम्मी जी, उसको तेज सर्दी है, कहीं इसे भी इन्फेक्शन लग गया तो, बहुत दिक्कत करके जवाब दिया उसने। इतना सुनते ही सासू माँ ने भतीजी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई। उसे लगा शायद वे छोटे बच्चे की परवाह के चलते ही भतीजी को बाहर खींच ले गईं, लेकिन 5 मिनट बाद ही उसकी सोच गलत साबित हो गई। रसोई से सासू माँ और जेठानी की तेज आवाजें अब उसके कानों तक पहुंच रही थीं। उनमें बार बार उसके नाम का जिक्र हो रहा था। उसका दिल बैठने लगा। हे भगवान, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ऐसे समय में आरव की अनुपस्थिति उसे बहुत खल रही थी। जब से वह डिस्चार्ज होकर घर आई, आरव टूर पर है। धम धम की कदमों की तेज आवाज के साथ ही भड़ास के दरवाजे का पल्ला धकेलती जेठानी कमरे में आंधी तूफान की तरह दाखिल हुई थी। तू है क्या? तेरी औकात क्या है? तेरी बच्ची की गोद से बच्चा लेकर कमरे से बाहर करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चीर दूंगी तुझे, समझी? अगर मेरी बच्ची की ओर टेढ़ी नजर से देखा भी। वह हतप्रभ उसको जहर उगलते देख रही थी। इतनी सी बात को जेठानी जी यह रूप देंगी उसने सोचा भी नहीं था। भाभी, मैंने उसे बाहर नहीं किया, मम्मी जी लेकर गईं। आपको गलत फहमी हुई है। आप मम्मी जी से पूछिए। वह बुरी तरह डर गई थी। क्या मम्मी से पूछियो? क्या पूछिएगी तू? अब सासू माँ जी बाहर खड़ी थी, वे भी अंदर घुसी। दोनों ने उस हफ्ते भर की प्रसूता को घेर लिया। सासू माँ ने जेठानी को मिर्च मसाला लगाकर भर दिया और गुस्से में उससे लड़ने चली आई थी। तेरी आंखें नोच लूंगी मैं, जीभ काट दूंगी अगर दोबारा मेरी बेटी को कुछ बोला। औकात 2 पैसे की नहीं और मेरी बेटी को आंखें दिखाती है। जेठानी चीख रही थी। भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जेठानी इतना क्यों भड़क रही। तू जलती है मेरी बेटी से, कब से देख रही हूँ तू अपनी खुन्नस निकालती रहती है। तुझे पसंद नहीं कि वो तेरे कमरे में आया। आज तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तूने उससे बच्चा छीनकर कमरे से बाहर धकेला। तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे? इसलिए मैं कहती थी कि बिन बाप की बेटी को घर में बहू बनाकर मत लाओ, पर कोई मेरी सुने तब ना। देखो इसके तेवर। जेठौती का हाथ पकड़कर झटकती है, मेरी आंखों के सामने धकिया कर बाहर निकालती है। इतनी कुलक्षणी है ये। सासू माँ अब झूठे आरोप लगाने पर आ गई थी। अच्छा है जो इसका बाप इससे लक्षण देखने के पहले ही मर गया। आप लोग मुझे कह दीजिए, उन्हें क्यों घसीट रहे हो जिस दुनिया में नहीं है? कम से कम मेरे माँ बाप के लिए तो अब शब्द मत कहिए। उसके आंसू निकल रहे थे। 4 दिन हुए बच्चा पैदा किए, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। इतनी बर्दाश्त गंदगी औरत बढ़ गई है, तेरे पल्ले नौटंकी दिखाती रहती है। निकल मेरे घर से, निकल अभी के अभी। तूने तो मैं लात मार के घर से निकालूंगी। आने दे आरव को, उससे कहूंगी ले जाए इस गंदगी को। सासू माँ दहाड़ रही थी। उसने डर के मारे बच्चे को सीने से लगाकर झुका लिया, कान दोनों हाथों से बंद कर लिए। नहीं सुना जा रहा था, बिल्कुल नहीं। कानों में जैसे पिघला शीशा उड़ले जा रहा हो। किस बात के लिए सुनाया जा रहा? उसने कौन सा अक्षम अपराध कर दिया? उसके छोटे से बच्चे को क्या बिगाड़ा जो उस बच्चे के साथ घर से लात मार के निकाल देने की बात हो रही है? कौन सुनेगा? किससे कहे? कहाँ सुनवाई होगी उसकी? यहाँ तो बिना उसके सुने फैसले सुनाए जा रहे हैं। उसकी रुलाई छूट पड़ी। उसने रहम की आशा में हाथ जोड़ दिए थे। उसे डर था वे दोनों मिलकर उससे मारपीट भी कर सकती हैं। घर के दोनों पुरुष चुपचाप इस घटना को सिर्फ घटित होते देख रहे थे। दोनों में से किसी ने भी अपनी औरतों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। कटे रहे पेट की तकलीफ, टांकों का दर्द, बच्चे को बाहर का दूध देने की बेबसी और अब यह झूठे आरोप।
निम्न स्तर का व्यवहार, कहाँ फंस गई मैं, कैसे लोग हैं, मुझे अपने पास अपने घर बुला लो माँ, काश आप यहाँ होती तो मैं आपकी गोद में सर रख कर रो लेती। मुझसे नहीं झेला जा रहा माँ। उसका अंतर्मन चीत कर कर उसका रात सासू माँ उसका खाना का दलिया पटक गई। वह सूनी आंखों से कटोरे को देखती रही। इतने अपमान, इतनी गालियों के बाद वह कैसे घर का अन्न खाती। रात 10 बजे सासू माँ ने कटोरा वैसे ही रखा, देखा। मर जा भूखी, मैं देखती हूँ कब से तेरे ये प्रपंच चलते हैं। कल मरती हो तो आज ही मर जा, कह कटोरा लेकर चली गई। उस रात फिर उसकी बच्ची को दूध नहीं मिला। बच्ची भूख से बिलबिलाए जा रही थी। वह उसे सीने से चिपकाए नाकाम कोशिश करती उसकी भूख मिटाने की। कमरे में वह अकेली अपनी बच्ची को लिए पड़ी रही पूरी रात। बच्ची भूख से बिलखती रही और वह अपने अपमान से, हे भगवान प्लीज आरव जी को घर भेज दो ना, मेरे पास यहाँ मेरा कोई नहीं है। वह ईश्वर से पति के घर आने की कामना किए जा रही थी। सुबह हो चुकी थी, 5 बज रहे थे। उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। बच्ची रो रो कर थक कर सो चुकी थी। उस बच्ची को देखकर फिर रोना आ गया। मेरी नहीं तो कम से कम हफ्ते भर पहले दुनिया में आए बच्चे की तो सोचते ये लोग। इनको भी मेरे साथ घर से बाहर निकालने की बातें करते हैं। दुख उसका है। जी फटने को लगा। अचानक बाहर कुछ हलचल हुई। मैग्नेट खुलने की आवाज के साथ ही उसे आरव की आवाज सुनाई दी, एकदम से, जैसे उसके मुर्दा शरीर में जान आ गई। भगवान का बार बार धन्यवाद करती वह आंसू रोक नहीं पा रही थी। बेसब्री से वह दौड़कर आरव के सीने से लग जाना चाहती थी। उसके अलावा इस वक्त यहाँ उसका और था ही कौन। लेकिन उसे कमरे से बाहर आने की इजाजत नहीं थी। वह बेताबी से आरव के कमरे में आने का इंतजार करने लगी, पर यह क्या, हॉल से आते संवेद स्वरों पर उसका ध्यान केंद्रित हो गया। कल जो तमाशा किया है तेरी बीवी ने, यह कैसे संस्कार हैं। ससुर जी को यह कहते देख वह जड़ हो गई। यह क्या, पापा जी उसी को गलत ठहरा रहे हैं। देख आरव, तेरी भाभी और मम्मी तक को नहीं छोड़ा उसने, ये नहीं चलेगा इस घर में। यह जेठ जी की आवाज थी। वह दरवाजे की ओर से देख रही थी। आरव के चारों ओर सास ससुर जेठ जेठानी बैठे थे और आरव चुपचाप बैठा सुन रहा था। जाने क्या क्या कहते रहे वे लोग उसके लिए। वह हताश निराश अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। गरीब घर की लड़की का कोई नहीं, कोई भी नहीं। सिसक उठी वह। 2 घंटे बीतने आए थे आरव को आए, लेकिन वह अब तक कमरे में नहीं आया था। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि यदि वे सब लोग मिलकर उसे यहाँ से निकाल दें तो छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी, मायके भी कैसे जाएगी। उसके पास तो 10 रुपए भी नहीं। किससे सहायता मांगे, क्या करे। क्या आरव भी इन लोगों जैसे ही निकलेंगे। क्या बच्चे का भी कोई मोह उसको नहीं होगा। आखिर थके हुए कदमों से आरव कमरे में आया। वह बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। रो रो कर सूज चुकी लाल नम आंखों से वह देख रही थी। आरव उससे मुंह फेंक कर बैठ गया और बच्ची को सहलाने लगा। उसे औरतों के त्रिया चरित्र का मतलब आज समझ आ रहा था। कितना अद्भुत टैलेंट था उसकी सास में कि उसकी एक बहुत छोटी सी हरकत जो उन्होंने कितना बड़ा इशू बना दिया था। और तो और घर के अन्य सदस्यों के सामने उसका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से किया था कि सबको वही खलनायिका नजर आ रही थी। जेठानी से लेकर जेठ जी, ससुर जी और आरव तक का बैन ब्रॉस कितनी खूबसूरती से उन्होंने कर दिया कि इतने दिनों बाद आरव भी आकर उससे मुंह फेर कर बैठा है। आखिर उसका सब जवाब दे गया। मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। अब क्या कहना है, कह तो चुकी कल कितना कुछ मेरे माँ बाप को, अब मैं बाकी हूँ, मुझे भी कह लो। वह दुखी स्वर में बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, किसी ने, मैंने कुछ नहीं किया। अपने उसी मरे बाप की कसम खाकर कह रही हूँ जिसे कल यहाँ कोसा गया। क्या क्या नहीं कहा गया। आपने उसकी सुन ली, मेरी कोई सुनवाई नहीं। पहली रात ही मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी ऐसी कोई बात न करना कि मुझे मेरी माँ और तुम में से किसी को चुनने की नौबत आए। फिर क्यों किया ऐसा। तुमसे यह उम्मीद मैंने सपने में भी नहीं की थी। अपने बच्चे की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो खुद नहीं पता कि मम्मी जी और भाभी को मुझसे इतना द्वेष आखिर क्यों है। आपको अब भी यकीन नहीं मुझ पर। बच्चे की कसम खाने की जरूरत नहीं। इतनी ही अच्छी हो तो कल मम्मी पर चिल्लाई क्यों। वो नौकर है क्या तुम्हारी। एक बुजुर्ग महिला तुम्हारा खाना लेकर आ रही है और तुम खाने की थाली फेंक कर यह कहती हो कि 10 मिनट लेट क्यों लाई खाना। दूध का गिलास लाई रात में तो तुमने वो भी बाहर फेंक दिया।
हराम का आ रहा है क्या दूध? इतनी बदतमीजी करने के बाद, मेरी माँ का अपमान करने के बाद तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा? तो यह गलतफहमी जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दो उतना अच्छा रहेगा, समझी? प्यार जरूर है तुमसे, पर अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त कर लूं इतना बेगैरत नहीं। अपनी माँ के घर जाना चाहती हो तो सामान बांध लो अपना। यहाँ रहना है तो मेरी माँ का सम्मान करना पड़ेगा। आरव बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला। वह फटी फटी आंखों से आरव को देख रही थी। आपकी माँ या आपके किसी भी घर के सदस्य ने मैंने अगर कुछ भी उल्टा कहा हो तो ईश्वर मुझे अगली सांस न दे। मैं और कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अपनी बेबसी में वह चीख चीख कर रो लेना चाहती थी, पर उसकी चीखें घुट कर रह गई थी। कमरे में लंबे समय तक खामोशी छाई रही। आरव शून्य में घूर रहा था, तभी जेठानी आई। आरव भैया, आपका नाश्ता। पोहे की प्लेट उन्होंने आरव को पकड़ाई, उसे घूरा और चली गई। वह घुटनों में सर दिए बैठी थी। किसी का स्पर्श उसे सर पर महसूस हुआ तो उसने सर उठाया। आरव उसके सर पर हाथ फेरकर पूछ रहा था, तुमने नाश्ता किया? भरी आंखों से उसने आरव को देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने घुटनों में सर घुसा लिया। उसकी सिसकियां गूंजने लगीं। आरव ने उसे सीने से चिपका लिया था। जो हुआ सो हुआ, उठो नाश्ता कर लो। उसने इनकार में सर हिला दिया। तुम नहीं खाओगी तो बच्ची को दूध कैसे मिलेगा? मम्मी बता रही थी, कल पूरी रात बच्ची रोती रही। मैं यहाँ का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगी। मर जाने दीजिए मुझे। यहाँ न मेरी जरूरत है न मेरी बेटी की। चुप करो। गलती भी खुद करो और फिर बेकार की जिद भी खुद करो। उठो खाओ इसे। जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं, कसम खाती हूँ मैं ऐसे ही प्राण त्याग दूंगी। जाइए आप भी। आज पता चल गया मेरा यहाँ कोई नहीं। मायके नहीं जाऊंगी मैं, सीधा शमशान ही ले जाइएगा। और सुनिए, क्रियाक्रम के लिए पैसे मेरी माँ ने जो जेवर दिए हैं उनको बेचकर ले लीजिएगा। यहाँ का एक भी पैसा मेरी मैयत में मत लगाइएगा, वरना मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। दुख एक ही बात का रहेगा, अपनी बच्ची की जान मैं अपने हाथों से ले नहीं सकती और यहाँ छोड़ भी नहीं सकती। जो मेरे ना हुए मेरी बच्ची के कैसे होंगे? कल मुझे बच्चे सहित लात मार के घर से निकालने की बात कही गई थी। निकाल दीजिए, मेरा है कौन? हाथ जोड़ दिए उसने। आरव की चुपचाप सर झुकाए बैठा था। तभी बच्ची कुनकुनाई और उसने रोना शुरू कर दिया। उसने झटपट बच्ची को उठाया और सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। फिर भीगे स्वर में बोली, इसके लिए दूध ला दीजिए। कल शाम से इसे दूध नहीं मिला है। क्यों? इसे दूध क्यों नहीं दिया? जिद तो तुम्हारी है खाना न खाने की। इसे क्यों भूखा मार रही हो? मैं किचन में जा नहीं सकती और कल जो हुआ उसके बाद कैसे दूध मांगती? क्या यह बच्ची उनकी कुछ नहीं लगती? रात भर यह भूख से रोती रही और पूरा घर खा पी कर सोता रहा। वह फिर सुबह पड़ी। आरव फौरन उठा और किचन में आया। सासू माँ किचन में ही थीं। मम्मी, छुटकी के लिए दूध दे दो। दूध? बच्ची के लिए दूध तो मैंने आज लिया ही नहीं। क्यों? दूध क्यों नहीं लिया? तेरी बीवी कल से खाना नहीं खा रही तो हमें लगा दूध क्यों पिलाएगी बच्चे को। मैं क्यों पैसे खराब करूं उसके पीछे? जो बचा था मैंने चाय में डाल दिया, पर बच्ची दूध तो पिएगी ना। हाँ तो ले आ जाकर। मुझे क्यों सुना रहा? कान भर दिए दिखे हैं तेरे? सासू माँ की त्योरियां चढ़ गईं। आरव चुपचाप निकला और कोई 15 मिनट में दूध लाकर गर्म करके बोतल में लेकर पहुंचा। बच्ची अब तक रोए जा रही थी। बोतल मुंह से लगाते ही बच्ची एकदम शांत हो गई। वह जल्दी जल्दी दूध गटकने लगी। उसे यूं दूध पीते देखकर आरव का मन भर आया। उसने बच्ची को प्यार से चूमा। वह फिर किचन में आया। मम्मी, रागनी का नाश्ता भी दे दो, मेरे साथ ही खा लेगी। ओहो, तो महारानी जी ने अनशन त्याग दिया। पति को दिखाने भर की नौटंकी थी। वक्र मुस्कुराकर सासू माँ ने कटाक्ष किया था। आरव उनसे बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसको चुपचाप खड़ा देखकर सासू माँ फिर बोली, कल से खा नहीं रही थी तो हमने बनाया भी नहीं उसके लिए। तू जा, इसलिए तेरे लिए नाश्ता बन गया। यहाँ कोई नौकर नहीं बैठे उसके बाप के जो जब ऑर्डर दो तब नाश्ता बनाए। वह चुपचाप कमरे में आया, अपनी प्लेट उठाई और उसके पास बैठ गया। चम्मच में पोहा लेकर चम्मच उसके मुंह के पास ले जाकर बोला, खाओ, तुम्हें मेरी कसम, वरना मैं भी भूखा ही रहूंगा। दिन के 11 बज गए थे। भूख उसे कसकर लगी थी, पर घायल आत्मसम्मान उसे इजाजत नहीं दे रहा था कि वह कुछ खाए। लेकिन आरव के मनुहार ने उसे पिघला दिया। झलकती आंखें पोंछ उसने खाना शुरू किया।
नाश्ते के बाद आरव के ही आग्रह पर वह कमरे से बाहर आई। इतनी सर्दी है, बच्चे को लेकर कुछ देर लॉन में धूप में बैठो, अच्छा लगेगा। वे दोनों धूप में बैठ गए। आरव एकटक उसके पीले पड़े चेहरे को निहार रहा था। घर के माहौल को लेकर वह बहुत ऊहापोह की स्थिति में था। वह हफ्तों घर से बाहर रहता और पीछे से उसकी नव प्रसूता पत्नी और नवजात को अगर नाश्ता दूध भोजन तक ढंग से नहीं मिले तो कैसे चल पाएगा। उस पर घोर मानसिक क्लेश। वह अपनी भाभी का स्वभाव तो शुरू से जानता था। तिल का ताड़ बनाना और बेवजह झगड़ा करना उनकी फितरत था। इसलिए वह इशारों में रागिनी को उनसे दूरी बनाए रखने को कहता रहता था। जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, वह जब भी घर आता मम्मी उससे बड़ी बहू की बुराई लेकर बैठ जाती। बार बार यही कहती, तू ऐसी बिगड़ेल मत ले, मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। रागिनी के स्वभाव को देखकर वह निश्चिंत था कि कम से कम उससे उसकी माँ को कोई शिकायत नहीं होगी। वह एक कम बोलने वाली, षड्यंत्रों से दूर सीधे स्वभाव की लड़की थी। लेकिन आज वह हैरान था। आज उसकी पत्नी को ही कटघरे में खड़ा किया गया था, जो भी इस नाजुक समय में, जबकि उस घर वालों के प्रेम और सहयोग की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। उसे अपराधिनी घोषित किया जा रहा था। अपनी बच्ची को देखते हुए उसने मन ही मन फैसला लिया था। मेरे साथ चलोगी? उसने चौंक कर आरव की ओर देखा। आपके साथ? हाँ, चलोगी? अभी तो टांके भी नहीं खुले मेरे। अरे, आज 10 दिन पूरे हो रहे हैं ना। आज टांके खुलवाते हैं तुम्हारे, फिर कल ही अपने साथ ले जाऊंगा। इतने छोटे बच्चे के साथ 5-6 घंटे का सफर सेफ रहेगा? चूंकि वह पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लेक्स ग्रस्त थी, अतः बच्चे को लेकर वैसे ही बहुत सोचती और उदास रहती थी। कल ही डॉक्टर से बात कर लूंगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। वहां कम से कम खाना पानी तो ठीक लोगी। मैं भोजन के लिए बाई लगा लूंगा। उसका मन बहुत भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। बोलो, चलोगी? उसने हाँ में सर हिला दिया। दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जब से वे लॉन में बैठे हैं उन पर बराबर आंख कान रखे जा रहे हैं। जेठानी, जो इन मामलों में काफी तेज थी, कान लगाकर अब तक सब सुन चुकी थी और फौरन सारी सूचना सासू माँ तक प्रसारित कर भी चुकी थी। दोनों जाने का प्लान बना रहे हैं। यह सुनकर सासू माँ का मन तो हो रहा था कि उस कल की आई लड़की को झोटा पकड़कर अभी घर से बाहर निकाल दे। कैसे उसने उनके बेटे पर काला जादू कर दिया था। उसका श्रवण कुमार, जो हर बात में उसकी हाँ में हाँ मिलाया करता था, आज अपनी बीवी के पक्ष में खड़ा हो रहा था। यह तो सरासर उनके वर्चस्व को चुनौती देने वाली बात थी। उस कल की आई छोकरी की इतनी हिम्मत कि वह उससे उनका बेटा छीनने लगी। पहले ही एक कम थी जो यह दूसरी खड़ी हो गई। वह हाथ से निकलती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चिंतित करने बैठ गई। साम दाम दंड भेद, चाहे जितना सहारा लेना पड़े, वह उस गबाल लड़की को जीतने नहीं देंगी, हरगिज नहीं। बच्ची सो गई थी। वह और आरव कमरे में आ गए। उसने बच्ची को सुला दिया था। आज टांके कटने थे। वह हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। बच्ची को भी अपने साथ ले लिया था। यहाँ उसे छोड़ने का उसका जरा भी मन नहीं था। टाँके अच्छे से निकल गए थे। डॉक्टर ने ड्रेसिंग और सफाई कर जरूरी निर्देश दिए। अब वे लोग पीडियाट्रिशियन के पास पहुंचे ताकि सफर के लिए उसकी सलाह भी ले सकें। इतनी उदास क्यों रहती हो? बच्ची हुई इसलिए? बच्ची की डॉक्टर बेटी का चेकअप करते हुए उससे पूछ बैठी। नहीं तो, वह सक पका कर बोली। बच्ची को बाहर का दूध दे रही हो, देखो इसका पेट कड़क हो रहा है। जी, मुझे होता नहीं इतना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर अनुभवी महिला थी। उसने प्यार से पूछा, टेंशन है कोई? मायके में हो या ससुराल में? ससुराल में। डॉक्टर ने तुरंत आरव की ओर मुड़कर कहा, वाइफ को कुछ महीनों के लिए इसके मायके छोड़ दीजिए। ससुराल तो ससुराल ही होती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इसका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ा हुआ है। जी, हम यही पूछने आए थे कि बच्चे के साथ सफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आरव ने पूछा। इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी पत्नी का मानसिक और शारीरिक आराम है। सफर में ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं है, ले जाइए। पर टांके आज ही खुले हैं, थोड़ा एहतियात रखिएगा और ये ख्याल रहे कम से कम 6 महीने के अंदर से टांके भरने में लगते हैं। तब तक इन्हें किसी भी तरह का भारी काम न करने दें। फिर उसकी ओर देखकर डॉक्टर बोली, फालतू टेंशन लोगी तो असर बच्चे पर पड़ेगा। अपने आप को खुश रखो, ठीक है ना? उसने हाँ में सर हिला दिया। बाकी सब ठीक है, ले जाइए।
इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वे दोनों घर आए। आरव कमरे में आकर सामान समेटने में उसकी मदद करने लगा। सब पैक कर लो, हम लोग कल सुबह ही निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों उसका मन भारी हुआ जा रहा था। वह इस तरह चली जाएगी तो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब क्या कहेंगे। उधर भी सब पूछेंगे कि जल्दी कैसे आ गई। सबको क्या जवाब दूंगी, क्या बताना, बहाना बनाऊंगी। यह भी तय था कि उसके इस प्रकार चले जाने से इस घर के, उसके साथ साथ आरव के भी संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। उसके बच्चे से दादा दादी, ताऊ ताई, बहन सबका साथ छूट जाएगा। उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था, कभी भी नहीं। क्या सोच रही हो? आरव बच्चे के कपड़े बैग में रखता हुआ बोला। इस तरह जाना अच्छा नहीं लग रहा, उसने मरियल आवाज में कहा। क्या करें, मजबूर भी तो हमारे अपनों ने ही किया है। मुझे भी कौन सा अच्छा लग रहा है, पर कोई डिसीजन तो लेना ही था। आप एक बार पापा से बात करिए ना, मुझे लगता है वह समझेंगे हमारी बात। क्या पता सब ठीक हो जाए। ना जाने क्यों अब भी उसका भरोसा ससुर जी से डिगा नहीं था। अब भी वे उसके लिए उम्मीद की किरण थे, भले ही क्षीण सी सही। पापा भी मम्मी के सुर में सुर मिला रहे थे आज। सुना तो तुमने भी होगा। क्या उम्मीद करूं? देखिए, पापा जी और भैया उतना ही जानते हैं जितना उन्हें घर की औरतों द्वारा बताया जाता है। मम्मी जी और भाभी ने जैसा प्रोजेक्ट किया वे उसी को सच समझ बैठे। आप एक बार पूरी बात उनके सामने रखिए ना। मुझे लगता है पापा जी जरूर इसका हल निकाल लेंगे, वरना मेरे दिल पर जो बोझ है सह नहीं पाऊंगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पापा मम्मी के बिना कोई बात नहीं करते। प्लीज एक बार मेरी खातिर बात कीजिए ना। जब तक दोपहर में सोने जाएंगे तब अकेले में उनसे बात कीजिएगा। मुझे पक्का भरोसा है कोई हल जरूर निकलेगा। ठीक है, पर मुझे उम्मीद नहीं। दोपहर 3 बजे के आसपास पापा को अकेला टीवी देखते हुए पाकर आरव उनके पास चला आया और बहुत सावधानी से उनसे बात करनी शुरू की थी। वह थी कम से कम ससुर जी उसकी सच्चाई समझेंगे और सासू माँ और भाभी को पाबंद करेंगे कि आगे से कोई दुर्व्यवहार छोटी बहू के साथ ना करें। इस समय सासू माँ कहीं और बिजी हैं, सो आरव खुलकर ससुर जी से बात भी कर पाएगा। 10 मिनट नहीं बीते थे कि उसने सासू माँ को ससुर जी के कमरे में प्रवेश करते देखा, और फिर अब तो वार्तालाप शांति से चुपचाप चल रहा था, वो अचानक ही तेज और एक तरफा चलने लगा। सासू माँ की तीखी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। इसे सुनकर जेठानी और जेठ जी भी वहां पहुंच गए। अब कई आवाजें एक साथ आ रही थी। शोर में कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। वह एक बार फिर उसका दिल बैठ गया। छोटी बहू, मालिश करा लो। मालिश करने वाली बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने कमरे से ही उसे मना करते हुए कल आने को कहा, पर मालिश वाली को शायद कुछ बात करनी थी या शोर के प्रति जिज्ञासा थी। वह वहीं एक कोने में खड़ी हो गई। इतने में जेठानी बाहर निकली, कमरे में आकर बोली, चलो तुम्हें बुलाया जा रहा है। भय से उसकी घिघी बंद गई थी। जाने अब क्या होने वाला है, उसे क्यों बुलाया गया। चलो, जेठानी हड़काते हुए बोली। उसने चुपचाप बच्ची को गोद में लिया और मरे मरे कदमों से वहां पहुंची जहां सब बैठे थे। वह दरवाजे के पास ही सहारा लेकर बैठ गई। सब उससे ही घूर रहे थे। आरव चुपचाप बैठा था। कमरे में सिर्फ सासू माँ की आवाज गूंज रही थी। ये नीच लड़की, जिसका खानदान ही नीच है। वे उंगली से उसकी ओर इशारा कर रही थी। ये जब से यहाँ आई है सर पे नाच रही है, ना बड़ों का लिहाज ना छोटों की शर्म। इसकी इतनी हिम्मत की जेठोतन का हाथ पकड़कर धकिया कर कमरे से बाहर निकाले। पूछ इससे कैसे हिम्मत हुई इस चुड़ैल की। आरव ने उसकी ओर देखा। बोलो रागनी, मम्मी क्या कह रही हैं? वह अपने ईश्वर को मना रही थी, भीतर की सारी शक्ति संचित कर रही थी, फिर भी उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। इस समय वह अपने आप को नितांत अपरिचित लोगों के बीच फंसी असहाय महसूस कर रही थी। उसकी स्थिति कदाचित कसाईयों से घिसे मेमने की भांति थी, लेकिन वह जानती थी कि यदि आज भी वह अपने भीरूपन से बाहर नहीं आई तो ये लोग उसे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए सासू माँ के झूठे आरोपों का खंडन उसे करना ही होगा। आखिर उसके मुंह से बोल फूट ही पड़े। मैंने कब बाहर निकाला? मैंने बस अपनी बच्ची को गोद में लिया था, क्योंकि वो जुकाम की वजह से बहुत छींक रही थी। मुझे बस इन्फेक्शन की चिंता थी। मैंने उसे नहीं निकाला। मम्मी जी वहीं बैठी थी। मैं नहीं जानती थी वो क्यों झूठ बोल रही हैं। इतना कहने के लिए उसे कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी थी, ये वो ही जानती थी। आय हाय, ये देखो इस उल्टा के लक्षण। ये मुझे झूठा कह रही है, यही दिखाया इसकी
सिखाया इसकी माँ ने भिखारियों की औलाद से, और उम्मीद भी क्या, इसका बाप ये सब देखता तो वैसे ही मर जाता। अच्छा है जो पहले ही अब नहीं सुना गया उससे। उसका दिमाग फट रहा था। उसे इस समय अपने सर में तेज आग जलती महसूस हो रही थी। आखिर इतने महीने को संचित लावा आज बाहर आने को उग्रत हो उठा। बस कीजिए, मेरे माँ बाप को कोसना बंद कीजिए। उन्होंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो हर समय उन्हें अशब्द कहती हैं आप। कहते कहते वह रो पड़ी। उसकी हिचकियां बंद गई थी। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप कह रही हैं। आप भी कसम खाकर कहिए कि जो आप कह रही हैं सच कह रही हैं। वह आखिर बोल ही गई। हाय राम, देख ले आ रहा तेरी बीवी के लक्षण। तेरी माँ को झूठा साबित कर दिया। हाय, इसी दिन के लिए इसको लाई थी मैं बहू बनाकर। हाय, बे अपना सर झटकने लगी। जेठानी तुरंत सास की तरफ लपकी। मम्मी आप कुछ मत कहिए, मुझे सब पता है इसकी चालें। नीच औरत है ये, वह सब समझ रही। सास को उम्मीद नहीं थी कि सबके सामने वह इस तरह मुंह खोल देगी। कसम वाली बात आते ही उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया। खाइए ना कसम, बिना बात मुझ पर आरोप लगाए जा रही हैं। ऐसा क्या गुनाह किया मैंने। सासू माँ को कमजोर पड़ते देख अब जेठानी ने मोर्चा संभाल लिया। तू मेरी बेटी से जलती है, हर समय उसको टोकती रहती है। मैं अंधी बहरी हूँ क्या। पर आज वह भी मुंह खोल चुकी थी। भाभी, कभी टोका भी हो तो उसके अच्छे के लिए टोका है। धूप में नंगे पैर घूमती है तो चप्पल पहनने के लिए टोका है। सर्दी में स्वेटर पहनने के लिए टोका है। अपना बच्चा समझकर टोका है। नहीं पता था आप इसका ही भी इशू बनाएंगी। चुप, बिल्कुल चुप हो जा नीच। तू क्या उसे अपना बच्चा समझेगी। तू तो उस पर जब जब मौका पाकर हाथ उठाती है, उसको नोचती खचोटती है। बच्चे ने खुद बताया है मुझे। बेचारी भतीजी डरती है तेरे कमरे में आने से। तू धमकाती है उसे। बच्चा क्या झूठ बोलेगा। इतने गंदे और झूठे इल्जाम सुनकर उससे रहा नहीं गया। मम्मी जी, क्यों झूठ पर झूठ बोल रही हैं। किसी का दिल इतना भी मत दुखाइए कि उसके दिल से हाय निकले। उसके रोने पड़ने से माहौल फिर उसकी ओर झुकने लगा था। यह देखकर अब सासू माँ के पास अपना तुरुप का इक्का चलाने के अतिरिक्त और कोई चारा न था। हाय हाय, सासू माँ अपने दिल पर हाथ रखते हुए कलपने लगी। देखते ही देखते वे अचानक से बुक्का फाड़कर रोने लगी। यह देखकर वह यकायक चुप हो गई। उसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसके चुप होते ही सासू माँ ने चेकमेट करते हुए पूरा माहौल अपनी ओर कर लिया। इस बुढ़ापे में यही देखना बचा था कि कल की आई लड़की गंदे इल्जाम मुझ पर लगाए। मुझे हाय लगा रही है। इसको तो मैं बहू बना कर लाई थी। ना स्टेटस देखा, ना खानदान देखा, और देखो इसने क्या किया। मुझे झूठा साबित कर दिया करके अपनी डिलीवरी करा ली। अब इसे मेरी क्या जरूरत। अब चली जा लात मार के मेरे सीने में। ले जा अपना पति भी। मेरा बेटा छीन लिया, मेरा गुरूर छीन लिया। और सुन आरव, तूने अपनी बीवी के साथ मिलके इस्तेमाल किया अपनी बूढ़ी माँ को। भगवान सब देख रहा है, सब देख रहा है। कहकर वे कलप कलप कर रोने लगीं। उनको यूं रोता देख आरव के चेहरे पर बेहद गिलानी और पश्चाताप के भाव उभर आए। मम्मी आप ऐसे तो ना कहो, दूर हट। चला जा तू उसे साथ लेकर। बीवी आ गई, बच्चा हो गया, अब माँ बाप की क्या जरूरत। फिर उसकी ओर देखकर चीखी, इस नीच लड़की ने मेरा घर बांट दिया। अरे भुगतेगी तू, नरक में सड़ेगी तू। क्या हाय देगी तुझे, हाय लगेगी एक बूढ़ी माँ की। सुन कान खोल कर, अगर मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया हो तो ये ससुर जी मर जाएं और मैं भुगतूं, और अगर तूने गलत किया हो तो तेरा पति मर जाए और तू भुगते। ये मेरी आत्मा की हाय है। तुझ पर पूरे घर में सन्नाटा छा गया है। क्या कह दिया था उसकी सास ने। छी, कोप कितना भी चरम पर क्यों ना हो, ऐसे कौन बोलता है। पर अपने पति और बेटों की निगाह में अपने आप को सच साबित करने की जिद में सासू माँ ने शब्दों के संयम की सभी सीमाएं पार कर ली थीं। उसको किसी भी तरह झुकने की जिद इतना हावी हो चुकी थी कि वे कुछ भी अनर्गल पिलाप किए जा रही थी। कोई और समय होता तो वह शायद इतना सुनकर भय से ही कांप कांप कर मर जाती। पर आज उसकी आंख से शर्म का पानी मर चुका था। इतना अपमान उसका हो चुका था कि अब कुछ बचा ही नहीं था। एक बेदोप मुस्कुराहट उसके चेहरे पर लिए चमकी और फिर लुप्त हो गई। ठीक है, अब भगवान ही देखें। उसने बच्चे को गोद में लिया और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही क्षोभ और घोर अपमान से वह स्थिर न रह सकी, बिस्तर पर ढह गई।
मुंह में साड़ू का पल्लू ठूस कर वह रुआई की आवाज रोकने का असफल प्रयास कर रही थी। आरव भी वहां से उठ रहा था जब सासू माँ फिर गरजी, अगर इस घर से तुम लोग गए तो सुन लो, मेरी लाश पर पैर रख कर जाओगे, और नहीं गए तो अब ये लड़की इस घर में तभी रह पाएगी जब यह मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़कर माफी मांगेगी, वरना दफा कर इसे इसकी माँ के घर। इस घोषणा के बाद फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। जेठानी तो जेठ जी के साथ इस भयंकर तिरसद माहौल से बचने के लिए पीछे के दरवाजे से चुपचाप अपने लोकल मायके खिसक चुकी थी। आरव चुपचाप कमरे में आकर हाथों में सर झुकाए बैठ गया। क्या चाह रहा था और क्या हो गया? इसलिए मैं पापा से बात करना ही नहीं चाहता था। मुझे पता था मम्मी के बिना कोई बात करेंगे ही नहीं। अच्छी खासी बात हो रही थी, मम्मी ने आकर तूफान खड़ा कर दिया। कहाँ की बात बढ़ा चढ़ा कर ले गई। मुझे यह तो पता था कि मेरी माँ बहुत रूढ़ हैं, पर वो इतना झूठ भी बोल सकती हैं, यह आज पता चला। वह आंसू पोंछ चुपचाप उठी और अपने सूटकेस में अपने कपड़े ठूंसने लगी। क्या कर रही हो? शाम की ट्रेन में बैठा दीजिए, मैं चली जाऊंगी तो यह टंटा भी खत्म हो जाएगा, और वहाँ सबसे क्या कहोगी? जो है वही कहूंगी, और क्या कहूंगी? रात दिन जो जलाजल यहाँ मिल रही है, कम से कम उससे तो बचूंगी। मुझे छोड़कर जाने की बात कह रही हो? एक बार नहीं सोचा मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे और छुटकी के बिना? मेरी माँ ने आज मुझे पराया कर दिया, अब तुम भी छोड़ जाओ। अकेला जाने की कहकर मेरे साथ तुम भी वहीं रह लो, जो इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया। उसने देखा, गहरे विषाद से आरव की आंखें गीली थीं। इतनी पीड़ा उन शब्दों में। वह आरव के पास आ बैठी, उसके कंधे पर सर रख दिया। उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर चारा क्या है मेरे पास? आप क्या चाहते हैं? क्या करूं मैं? मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, आपको यकीन नहीं? अगर प्यार करती हो तो मेरी खातिर, इस बच्चे की खातिर तुम मम्मी पापा से माफी मांग लो प्लीज। उसका मुंह खुला रह गया। माफी? पर किस बात के लिए? जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता रागनी। बात छोटे होने की नहीं है, बात सही और गलत की है। आप बता दें कि मेरी गलती कहाँ है। मैं वादा करती हूँ नाक रगड़कर माफी मांग लूंगी। तुम्हें मुझसे ज्यादा अपना ईगो प्यारा है, इस बच्चे से भी ज्यादा अपना अहम प्यारा है। मम्मी नहीं झुकेंगी तो तुम्हें झुकना पड़ेगा हमारी खुशियों के लिए। प्लीज मान जाओ। इंसान कितना भी मजबूत बने, रिश्तों में अक्सर उसे हारना पड़ता है। वह जानती है, आज वह झुकी तो फिर कभी उसे उठने नहीं दिया जाएगा। पर वह आरव को दुखी नहीं देख सकती। अपने बच्चे से वे तमाम रिश्ते छीनना नहीं चाहती, जिन रिश्तों के लिए वह स्वयं उम्र भर तरसती रहे। ये वो क्या रखेगी वो? उसका तो आत्मसम्मान भी कहाँ बचा। उससे अच्छी तो घर की माइयाँ हैं, जो अपने अधिकारों के विरुद्ध या अपने मन के विपरीत कुछ होते ही फट से मुंह पर ही खरी खरी सुना देती हैं। उसकी स्थिति तो उनसे भी गई बीती है, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं। आरव को सर झुकाए देख आखिर उसने अपना मन बना ही लिया। दोस्तों, इससे आगे की कहानी के लिए इसका भाग 3 जरूर देखिए, जो कल दोपहर 12 बजे मिलेगा। कहानी पूरी सुनने के बाद अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।